हेलो दोस्तों, मैं सोनू आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कहां कहां होता है, कैसे होता है, आज हम लोग ये सीखेंगे। इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो दर्पण के लिए अवतल मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाता है, उसमें अलग अलग केसेज होते हैं। बट उत्तल दर्पण में क्या होता है आप ये देखें, ये उत्तल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसे जब हम बढ़ाएंगे तो ये गोला का रूप ले लेगा। तो किसी भी वस्तु को जब हम रखेंगे तो इसके अंदर तो रख नहीं सकते। और ऐसे भी आप देख रहे हैं परावर्तक पृष्ठ ये है, बाहर की ओर है। तो जब भी परावर्तन होगा तो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। तो बाहर की ओर होगा तो बाहर तो कुछ नहीं, दो ही स्थिति हम ले सकते हैं बाहर। एक तो अनंत ले सकते हैं और एक ले सकते हैं अनंत और ध्रुव के बीच, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या ये सभी क्या है, अंदर में है ना। तो हमने यहां दो स्थिति को लेना है, एक तो अनंत पे लेना है। तो अनंत के लिए तो आप जानते हैं कि अनंत पर लेंगे तो फोकस से वो गुजरेगा, ये गुजरता हुआ प्रतीत होगा, है ना। फिर भी उत्तल दर्पण के लिए दो केस हम यहां लेकर देखेंगे। दो केस कौन कौन लेंगे, सबसे पहले एक मैं अनंत पर लेके दिखाता हूं। इसके लिए मैं बना देता हूं अलग से। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां F मान लो, यहां C दुगना होता है F से C। अनंत से एक वस्तु आ रही है ना। तो क्या होगा, यह F से गुजरता हुआ प्रतीत होगा और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आ रही हैं तो वह भी क्या होगा, मुख्य अक्ष से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बिंब की स्थिति अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगा, तो मुख्य फोकस पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति बिंदु नुमा लिख सकते हैं आप, बिंदु नुमा। तथा दर्पण के किधर बन रहा है, पीछे। यहां सारे चीज दर्पण के पीछे बनेंगे, तो बिंदु नुमा तथा आभासी। अब इसको सीधा या उल्टा तो हम बोल नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरे केस में आइए देखते हैं क्या होगा। तो दूसरे केस में हम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं एक जगह ले लेंगे। आप कहीं भी ले सकते हैं अनंत और ध्रुव के बीच। हमने ये लिया। अब यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण पर आपतित हुआ तो वह क्या हो गया, वह मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित नजर आएगी। ठीक है। हमने बताया है दर्पण में कि किसी भी दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वहां प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो किरण आरेख का होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे देखिए दो किरण आरेख दिखाया। अब यहाँ एक क्या दिखा सकता हूं, यहाँ एक होता है कि केंद्र, वक्रता केंद्र से। तो आप जानते हैं जब वक्र C से होते हुए कोई किरणें आपतित होंगी C पर, तो वह उसी पथ से क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ये हो गया आपका परावर्तित, ये आपतित, और ये आपतित भी है और परावर्तित भी है। आप ध्यान से देखना, ये यहां मिल रहा है, आप इसको मिलाओ। मैं रेड से मिला देता हूं। ठीक है।
ये आपका हो गया ए बी, एक वस्तु था, यहां भी ए डैश और बी डैश नाम का एक प्रतिबिंब बना। कहां बना? तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बना। बिंब को कहां रखा था? तो बिंब को अनंत और ध्रुव के बीच रखा, है ना। बिंब को कहां रखा? अनंत और ध्रुव के बीच रखा। आप कहीं भी रखिए इसको, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां कहीं भी रखिएगा, स्थिति यही बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो लिखेंगे बिंब की स्थिति कहां? तो अनंत तथा ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब कहां बना? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच। अच्छा, बीच का मतलब मैं ये पहले ही बता चुका हूं, बीच का मतलब मध्य नहीं, उसके बीच कहीं भी बनेगा। अब प्रकृति समझिए, तो बिंब तो दर्पण के पीछे है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, तो क्या होगा? आभासी, है ना। और देखिए क्या है, जैसा यहां है वैसा यहां है, तो सीधा तथा। इसकी तुलना में ये देखिए, छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है? छोटा है। तो लिखेंगे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। यही दो केस है उत्तल दर्पण के लिए। एक तो अनंत पर, तो अनंत पर चाहे अवतल पर रहे चाहे उत्तल पर रहे, वो फोकस पर बिंदुनुमा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। मेन केस ये है उत्तल दर्पण के लिए कि आप अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। मध्य नहीं कर सकते हैं, बीच में बनेगा, और वह सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। इसका उपयोग हम बड़े पैमाने क्या, सभी वाहनों में जो साइड मिरर होते हैं, आप देखे होंगे, वो साइड मिरर में इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे से जो वाहन आते हैं उसका प्रतिबिंब दिखाई दे। अर्थात एक बड़े क्षेत्र को ये कवर कर सकता है। आप अगर बाइक चलाए होंगे तो आप पीछे जब देखते हो, एक छोटा सा दर्पण होता है, बस इतना सा, और उससे आपके पीछे पूरा रोड का बहुत बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है उस दर्पण में, और जो भी गाड़ियां आती है वो सीधा दिखाई देती है। इसका यही कारण है, इसकी प्रकृति के कारण, क्योंकि ये आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा होने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, सीधा होने के लिए हम जो भी गाड़ियां आती है उसे हम सीधा देख सकते हैं। अवतल दर्पण लगाएंगे तो क्या होगा? अवतल दर्पण लगा देंगे तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह का दर्पण बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कभी, और हमेशा उल्टा बनेगा, क्योंकि जब वाहन ध्रुव और फोकस दूरी के बीच आएगी तब उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बड़ा बन जाएगा, जो आपके दर्पण में समाएगा नहीं। तो संभव नहीं है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम साइड मिरर के रूप में कर सकें। तो किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, कमेंट करो, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में एक कॉमन सूत्र होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इस सूत्र को स्थापित करेंगे हम लोग, कैसे ये सूत्र आया है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।